मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ककरचौली पंचायत की मुखिया श्रीमती अर्चना देवी से बात कर उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या किया, किस तरह से योजना को कार्यान्वित किया। आप ककरचौली की मुखिया हैं, आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं और कौन कौन से गांव? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी बातें हमारे जनता के बीच पहुंच सके, और मैं तमाम जनता को प्रणाम करती हूं, आदाब सलाम करती हूं, जिन्होंने मुझे एक बार मौका दिया अपना नेतृत्व करने का। मेरे पंचायत में 6 गांव आते हैं: महुआटांड, गम्हरबाद, ककरचौली, पहाड़पुर, गोदखर, गम्हरबाद, तरवन, ये 6 गांव आते हैं। प्रत्येक वर्ष आप मुखिया के रूप में कितने ग्राम सभा की बैठक करते हैं? देखिए, साल में तो 3 ग्राम सभा तो सुनिश्चित है। एक आपका 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी और तीसरा 2 अक्टूबर। ये तो सरकारी प्रक्रिया है, सरकार का ही निर्देशानुसार 3 से 4 ग्राम सभा होनी चाहिए, और अंतराल कम से कम 3 महीना का होना चाहिए, जो हमारे पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत के कार्य योजना में आप क्या क्या किए हैं? ग्राम पंचायत की योजनाएं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आया, जो भी सड़क हो गया, नाली, पीसीसी, पेवर ब्लॉक, कूप मरम्मती, चबूतरा मरम्मती, वो सारी योजनाएं जो ज़रूरत के हिसाब से जो हमारे पंचायत में ज़रूरी है, जो ग्राम सभा के द्वारा पारित होता है, वो सभी योजनाएं हमारे द्वारा की गई है। ग्राम प्रधान के पास अलग अलग फंड आते हैं, उसका उपयोग आप सही ढंग से किए हैं या नहीं? अगर किए हैं तो अपने क्षेत्र के जनता को बताना चाहेंगे कि कितना फंड आया और कहां कहां पे आपने इस फंड को उपयोग किया? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि हमारे पंचायत में 5 साल में करीब 1.25 करोड़ तक फंड आई, और सालाना करीब 30-35 लाख आए, और वो ग्राम सभा के द्वारा, जो हमारे पंचायत में 6 गांव होता है, सारे गांव में ग्राम सभा के द्वारा योजनाओं का चयन किया गया, कार्यकारिणी में उसे पारित किया गया वार्ड सदस्य के द्वारा, और पारित करके सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, और जो धरातल पे अभी भी आपको दिखेगी। ग्राम प्रधान का काम होता है पंचायत स्तर पे योजना बनाना। आपने क्या क्या योजना बनाया तथा कितना सफल हुए? अगर सफल नहीं हुए तो क्यों? और आपकी योजना में जो अधिकारी बाधक बने, उसके अगेंस्ट में आपने क्या क्या एक्शन लिया है? मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी योजनाएं, जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश मिला, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और सभी धरातल पर हैं। कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन मैं पदाधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है हमारे पंचायत में, और जो भी थोड़ा मोड़ा त्रुटि आई है वो अपने स्तर से मैंने अधिकारी से मिल करके या सामंजस्य बना करके मैं अपने पंचायत में सभी योजनाओं का क्रियान्वयन की हूँ, जो अभी धरातल पे आपको देखी जा सकती है। आप जैसा बता रही हैं कि जो सरकार का निर्देश आया आपने वो काम किया, लेकिन कभी आपने ग्राम सभा बैठा करके आपके पंचायत में क्या क्या दिक्कतें हैं, इस चीज़ को पारित करके क्या आपने सरकार को दिया? और सरकार को अगर दिया तो वो काम पूरा हुआ या नहीं? जी, ये मैं कहना चाहूँगी कि जो ग्राम सभा के द्वारा जो समस्याएं आती हैं, जो ग्राम सभा के द्वारा योजनाओं का चयन होता है, कहीं बाधाएं आती हैं, क्योंकि हम ग्राम सभा जब करते हैं तो ग्रामीणों के द्वारा जो योजनाएं आती हैं वो हम लोग चाह करके भी थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार का एक दिशा निर्देश अलग आ जाता है। यहाँ योजनाएं हम कुछ लेते हैं ग्राम सभा में, और सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश आ जाता है, जिसके कारण हमें बाधित हो जाती है योजना, और हमें चिट्ठी के द्वारा ही काम करना पड़ता है। ये तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें। आपको पता है कि मुखिया का पावर क्या होता है? आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं वो किस सरकार की बात कर रहे हैं? अधिकारी या राज्य सरकार या भारत सरकार? आपको तो पता है ना कि मुखिया का पावर क्या होता है? जी, मुझे पता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे ही
चलना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण रूपे हमें अपना अधिकार नहीं दिया गया है। ग्राम सभा और मुखिया का प्रॉपर अधिकार अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान यानी कि मुखिया सर्वोपरि होते हैं पंचायत के, और जो हम डिसीजन ले लें कि इन्हें आवास देना है, इन्हें वृद्धा पेंशन देना है, इन्हें राशन कार्ड देना है, तो हम अपने अनुशंसा से उन्हें दे सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अनुशंसा यहाँ करेंगे, उससे ब्लॉक जाता है, ब्लॉक से जिला, जिला से स्टेट जाता है, जिसके कारण हम पूर्ण रूप से अधिकार जो लाभों को देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। आप अगर यदि आप जो कुछ भी पारित करते हैं और आपका बाधा हो जाता है ब्लॉक या जिला से, आपको क्या पता है कि आप इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं? जी, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार ये कहती है कि सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जो तय करती है वो ही योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ग्राम सभा के द्वारा हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चिट्ठी हमें बाधित कर देती है कि दूसरे योजना कि ये योजना हम ग्राम सभा से लिए और ये चिट्ठी में कुछ और होता है, तो इसके वजह से हम वो योजना करने पे बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अगर इस पर सरकार पे हम बढ़ चढ़ के ये करें कि सरकार ग्राम सभा के द्वारा किया जाना है योजना है, और आप हमें प्रेशराइज करते हैं कि हम जो चिट्ठी के अनुसार निकाल रहे हैं वो योजना करना चाहिए, तो ये गलत है। और इस पे मुझे अगर हम लोग चाहेंगे या मैं चाहूँगी तो ज़रूर इसमें सरकार को एक चुनौती दे सकती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ग्राम सभा के द्वारा ही योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, लेकिन आप कहते कुछ और है और यहाँ पारित कुछ और होता है, आपके द्वारा दिशा निर्देश कुछ और आता है। 5 साल आपका कार्यकाल था, 1 साल का एक्सटेंशन मिला और अभी तक आपने एक बार भी आपकी जो ग्राम सभा से पास हुई बातें उनको कभी आप चैलेंज ही नहीं किया, तो क्या कब चैलेंज करेंगे? अगले चुनाव जीतने के बाद? जी देखिए, जो सच्चाई है 5 साल जीतने के बाद बहुत चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती थी। फर्स्ट टाइम मैं मुखिया हूँ, तो बहुत चीज़ें धीरे धीरे सीखने को मिला। अब सीखते सीखते मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जाना है, क्योंकि मैं खुद फील्ड वर्क करके और खुद जनता के बीच गई, जनता की समस्याओं के बीच रही, जनता के बीच 5 साल 6 साल बिताया है मैंने, तो मुझे बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है। और जो भी त्रुटियां हैं, जो मैं ये साल अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई, मैं चाहूँगी कि अगर मैं दोबारा फिर मुझे नेतृत्व करने की जनता अगर स्वीकार करे, तो मैं चाहूँगी कि जो भी इस वर्ष नहीं हो पाया वो अगले वर्ष मैं करूं। मुखिया का कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को निर्धारित करना भी होता है, क्या आपके साथ ऐसी कोई समस्या आई? जी, बहुत सारे पंचायत में समस्याएं आई हैं। जो पारिवारिक झगड़े होते हैं और जो गांव समाज में झगड़े होते हैं, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हो जाए या पारिवारिक महिला के बीच भी झगड़े होते हैं, वो बहुत सारे, मैं तो अपने स्तर से बहुत प्रयास की हूँ कि मेरी पंचायत में जो भी इस तरह समस्याएं आए वो थाना तक या प्रशासन तक नहीं जाए। मैं 5 साल 6 साल में प्रयास की हूँ कि जो भी समस्याएं हैं मैं खुद अपने ग्राम सभा गांव के द्वारा, गांव के मुख्य व्यक्ति बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ बात करके, बैठ करके उन समस्याओं का निष्पादन मैंने किया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपने अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए क्या प्रधान के रूप में कार्य किया है? क्या किसी भी पंचायत में, किसी भी क्षेत्र में आपने एक लाइब्रेरी अभी तक खोला है या खोलने का कभी प्रयास रहा? जी, मेरे ककरचोली पंचायत में ककरचोली स्कूल में लाइब्रेरी है, जो बहुत सारे बुक, बहुत सारे किताबें वगैरह हैं, और मैंने खुद जा कर के देखा है। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी मैंने पेरेंट्स लोगों के साथ भी मीटिंग की है, क्योंकि अभी पहली बार आप सीख भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। जी। क्या आपको पता है, अपना पूरा अधिकार पता है? आपके पास ग्राम सभा द्वारा पास किए प्रस्ताव को PM CM को भी चुनौती दे सकते हैं? जी, ये मेरा अधिकार है। ये मैं जानती हूँ कि सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है ना,
तो ग्राम सभा से जो पारित हो गया, ये आपका एक जैसे होता है कि एक निर्णय हो गया सरकार का कि ये मतलब ये पंचायत स्तरीय जो भी योजनाओं का चयन होता है वो आप उस पर वो योजनाएं आप ना हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे जो भी अधिकारी हों, वो काट नहीं सकते, क्योंकि सबसे निचला स्तर हो गया हमारा ग्राम सभा। जो फर्स्ट स्टेज है वो ग्राम सभा जो तय करेगी वही योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, और मैं ये इस चीज़ को जानती हूँ। और अभी तक तो ऐसा ही होता आया है कि जो ग्राम सभा तय की गई है वही योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। अब थोड़ा मोड़ा त्रुटि आया है जिसके वजह से समस्याएं तो होती हैं, लेकिन धीरे धीरे समस्याओं का निष्पादन भी होता है। तो आप बता सकते हैं गांव वाइज अब कुछ क्या किए हैं, कुछ यादें हैं या कुछ डेटा वगैरह है आपके पास? और डेटा वगैरह तो हमारे सचिव के पास है, जो भी डाटा वगैरह है वो हमारे सचिव के पास रहता है, लेकिन मेरे संज्ञान में भी कुछ बातें हैं। हमारे पंचायत में 6 गांव हैं और 6 गांव में सभी गांव में मैंने योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। सभी गांव में योजनाएं दिख रही हैं, अभी देखने की चीज़ है, चाहे वो फेबर ब्लॉक हो, चाहे वो गांव का नाम लेकर के बता देते हैं। हाँ, जैसे हमारा बगल का गांव है महुआ टाण, वहाँ भी कूप मरम्मती हुई है, फेबर ब्लॉक रोड बनी है, नाली वगैरह बनी है। तो सारे चीज़ अभी आपको धरातल पर देखने को मिलेगी, और जनता के अनुकूल जो भी जनता चाहिए वहाँ पर ग्राम सभा के द्वारा जो जनता से पारित हो गया है वही काम मैंने किया है। अब गम्हरबाद में भी है जो रोड है। आपने बताया गम्हरबाद के लिए कुछ आपने निर्माण किया, चबूतरा का महुआ टाण के लिए बताया कूप निर्माण किया है, तो 4 गांव और बचे, तो वहाँ के बारे में कुछ एकाध एग्जाम्पल होंगे ना? हाँ जी, मेरे बगल में है पहाड़पुर गांव है, जहाँ शमशान सेठ की समस्या थी, तो अभी फ़िलहाल ग्राम सभा के द्वारा पारित की गई है ये योजना। अभी कोरोना काल में जो बंद था, अभी नहीं हो रहा था योजनाओं का क्रियान्वयन, तो अब वो अभी ग्राम सभा के द्वारा लिया गया है, पारित हुआ है। वो 2-4 दिन में ये योजनाएं शुरू हो जाएंगी। और ककरचोली मेरा गांव पंचायत है, ककरचोली गांव में भी मैंने फेबर ब्लॉक रोड बनाया है, नाला बनाया है, और पाकशाला वगैरह मरम्मती की है, और रंग रोगन पंचायत भवन का भी रंग रोगन किया है। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं। और एक मेरा गोदक्खर है, गोदक्खर में भी पीसीसी बना है और नाली बना है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो ध्यान में विशेष तो जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, जो अभी धरातल पर आपको दिखेगा। सभा करके किसी भी चीज़ को, योजना को कार्यान्वयन करना होता है, तो इसको पास आप कैसे करते हैं और डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन आप खुद से लेते हैं कि किसी के रिकमेंडेशन से लेते हैं, या कि पूरा गांव के समूह से लेते हैं? जी, जब भी हम लोग गांव में ग्राम सभा करते हैं, तो जो गांव के संख्या के अनुसार 3/3 ग्राम सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। जो लोग मुख्य रूप से योजना वगैरह करते हैं, वो सभी लोग वार्ड सदस्य के द्वारा, मैं अपने गांव में वार्ड सदस्य के द्वारा ग्राम सभा का दिशा निर्देश देती हूं कि सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाए कि इस डेट में ग्राम सभा होनी है, और उस डेट में ग्राम सभा आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी ग्रामीण उपस्थित होते हैं और सभी ग्रामीणों से ये सलाह ली जाती है कि कौन सी योजनाएं आपके गांव में ज़रूरी है। तो योजनाएं आती हैं सभी के माध्यम से, सभी के कहने से जो योजनाएं रजिस्टर में मेंशन होता है, और रजिस्टर में मेंशन होता है तो जो भी योजनाएं मेंशन होती है, और इसमें जैसे मान लीजिए कि 10 योजनाएं मेंशन हुई एक गांव से, तो उसमें हम लोग फिर कार्यकारिणी की बैठक में पारित करते हैं, जिसमें कार्यकारिणी की बैठक में हम रहते हैं, हमारे 50 सचिव रहते हैं, वार्ड सदस्यगण रहते हैं, जो अपने वार्ड में मतलब 10 योजनाएं हैं, जिसमें से 10 योजना में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, उस योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। और उसके बाद फिर से हम लोग ग्राम सभा के द्वारा अभिकर्ता का चयन करते हैं, और जो योजनाएं रहती हैं, योजना होती है, उसका क्रियान्वयन होता है। जिस क्षेत्र की आप मुखिया हैं, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे अनपढ़ लोग, महिला भी हैं, खास करके राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन में बहुत लोगों की ये समस्या है। राशन कार्ड की समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके जो डीलर लोग जो होते हैं, वो
कुछ डिमांड करते हैं तब उनका राशन कार्ड बनेगा, लेकिन उन लोग हैं सो हर बात के लिए घूस मांगते हैं। कैसा क्या कभी किसी ग्रामीण ने आपको इस तरह से सूचना दिया, और अगर सूचना दिया तो आपने क्या एक्शन लिया? आप कितने लोगों को आप राशन कार्ड बनवाने में मदद किया जो ज़रूरतमंद है? ऐसा नहीं कि जो आदमी डिजर्व नहीं करता है लाल कार्ड का उसको लाल कार्ड मिल गया है, जो डिजर्व नहीं करता है पीला कार्ड का अंत्योदय कार्ड का उसको अंत्योदय कार्ड मिल गया है। तो इस तरह की कुछ समस्या आपके पास आया है? आप सही विचार रखिएगा। ये जो राशन कार्ड की समस्याएं हैं वो आपने बिल्कुल सही कही, ये समस्याएं आई हैं। और जो राशन कार्ड है जो गरीब व्यक्ति का है, गरीब व्यक्ति का बना है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है। अभी जो फ़िलहाल 6 महीना पहले जो ग्रीन कार्ड बनाने की अनुमति आई कि ग्रीन कार्ड सभी का बनना है, तो जिसमें से मुखिया को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो इसमें है कि हमारे सचिव, हमारे सेविका और हमारे पारा शिक्षक इन तीनों को डिप्यूट किया गया कि आप लोग घर घर जाकर सर्वेक्षण करके जो लेने योग्य है उन्हीं को दिया जाए। तो इसमें क्या हुआ कि मेरी भागीदारी नहीं रही, और लेकिन उसके बाद भी मेरी भागीदारी नहीं रही। उसके बाद भी मैंने पंचायत सचिव या हमारी सेविका है उन लोगों को मैंने कहा कि आप लोग घर घर जाके सर्वेक्षण कीजिए, जो वाकई में लेने लायक है, जो जेन्युइन लेने लायक है वो छूटने नहीं चाहिए, वो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें दिया जाए लाभ। और ऐसा ग्रीन कार्ड में हुआ है। और कहीं कहीं हम जनता से भी ये कहेंगे कि कहीं कहीं जनता भी हमारी क्या है कि जैसे मान लीजिए डीलर अगर आप डीलर के पास जाते हैं कि कार्ड हमें राशन कार्ड चाहिए, और डीलर अगर किसी तरह का पैसा की बात आपसे करती है कि इतने पैसे देने होंगे तभी आपका राशन कार्ड बनेगा, तो आप स्वतंत्र है। मैं 5 साल 6 साल अपने जनता के बीच रही और मैंने जनता को साफ शब्द में ये बताया कि कोई दलाल और किसी का आपको बात नहीं सुनना है। डायरेक्ट आपको किसी तरह की भी समस्या आती है, मैं पंचायत भवन में भी बैठती हूँ और किसी तरह के मेरे मोबाइल नंबर भी सभी के पास है। मैं सभी को खास करके महिलाओं को, जो महिला घर में रहती हैं, जो बहुत कुछ नहीं जानती हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैंने घर घर जाके महिलाओं के साथ ज़्यादा बैठ करके संपर्क किया। और मैंने महिलाओं को बोला कि जो भी अगर मान लीजिए किसी तरह के पैसे की बात आती है तो आप पैसा जो डीलर मांगते हैं वो मेरे पास आप कहिए, और मौखिक नहीं, लिखित। क्योंकि क्या होता है कि आप मौखिक आज कह रहे हैं और आपके कहने पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, पदाधिकारी के पास ये दावा करते हैं कि इस तरह का पैसा का खेल हो रहा है, इस तरह का पैसा लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों को जो बनना चाहिए राशन कार्ड वो नहीं बन रहा है, तो मौखिक रूप से कहने से क्या है कि वही व्यक्ति, जो व्यक्ति आज कंप्लेन करे, वही व्यक्ति मुकर जाते हैं। तो मैंने अपने जनता से, मैंने अपने जो भी समस्याएं आई राशन कार्ड को लेकर, मैंने कहा लिखित में एक आवेदन दीजिए, उसके बाद देखिए कौन डीलर आपसे पैसा मांगता है। लेकिन पैसा क्या है कि मैं बताना चाहूँगी कि ये ब्लॉक में भी जो एमओ हैं, अभी जो एमओ सर अब रिटायर करने वाले, वो मतलब एकदम काम, जब भी मैं गई तो एकदम साफ सुथरे से, मतलब ये नहीं कि हाँ एक जनप्रतिनिधि आए हैं कुछ समस्या को लेके तो उसको उस हिसाब से हैंडल करे या आपसे बातचीत करे, उस हिसाब से वो थिंकिंग उनका नहीं था। और बहुत सारी हम लोगों को समस्याएं झेलना पड़ता है क्या कि जो जेन्युइन है उसको लेकर के जाते हैं। हमने तो बहुत बार मतलब दावा भी किया कि जो हम फॉर्म दे रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो आप पुनः जांच करके, मैं तो डीओसओ के पास भी गई, डीसी के पास भी गई, और बहुत सारे कार्ड मैंने बनाए भी है गरीब का, बहुत सारे कार्ड मैंने बनाए गरीब का, डीसी के पास जा करके, डीओसओ के पास जाके डायरेक्ट मैंने चैलेंज रखा कि सर अगर ये गरीब व्यक्ति हैं, आप इन्हें जाँच करके मेरे कहने से या मेरे बोलने से या मेरे आने से, ये जनप्रतिनिधि के नाते आप राशन कार्ड नहीं बनाइए, आप धरातल पर जा करके, आप गांव में जा करके, घर में जा करके जांच कीजिए, उसके बाद इनका कार्ड बनाइए। तो वैसा मैंने प्रस्ताव रखा, क्योंकि मैं अधिकार, अपने जनता के हक के अधिकार के लिए, जो गरीब है उनके अधिकारों के लिए मैंने बराबर लड़ाई लड़ी है। और इसके लिए आप जनता के बीच भी जा करके इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने ऐसा किया है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद से बोलूँगी तो लगेगा कि अपने मुँह से बड़प्पन हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे कार्ड बनाए हैं, ग्रीन कार्ड भी बना, लाल कार्ड भी मैंने बनाए। तो इस तरह की समस्याएं आती है कि अधिकारी हैं कि वो सुनते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि मुझे अच्छे से पता है कि अधिकारी को कैसे सुनवाना है।
जिस अधिकारी का बात कर रहे हैं जयनगर के एमओ साहब, जी। तो आपको तो पूरा अधिकार है उसको कोर्ट में ले जाने का, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं? मुझे कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने एक बार जब कोई कार्ड को लेकर के मैंने 2-3 लाभुक के का फॉर्म लेकर के जब मैं गई तो सर बोले कि अच्छा ठीक है मैडम, सो देखिए बहुत ऐसे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बहुत ऐसे सक्षम परिवार में है जो कार्ड बन गया है, तो वो कार्ड सबसे पहले कि वो जो सक्षम परिवार के लोगों का बना हुआ है उसको पहले आप अपने स्तर से कटवाइए। मैंने कहा सर जो भी जॉब है, जो भी नौकरी वाले हैं, जो भी ऐसे सक्षम परिवार है, वो खुद 2-4 कार्ड जमा कर दिए, जो अपने से खुद से वो जमा कर दिए, वो कार्ड कटा कि जो कार्ड की समस्याएं हैं वो बहुत व्यक्ति अपने से खुद काटे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो मैंने कहा कि आप खुद अधिकारी हैं, आप खुद फील्ड में जा करके अपने स्टाफ को भेज करके फील्ड में और खुद सर्वेक्षण करके काटिए। अब एक जनप्रतिनिधि हैं, हम क्यों बोलेंगे कि उनका काटिए। आप खुद आपके अंदर है कैपेसिटी कि आप कोई भी स्टाफ को भेज करके सर्वेक्षण करके घर घर कौन सक्षम व्यक्ति है उसका कार्ड को आप काट सकते हैं। तो इस तरह करके अधिकारी हैं, सो उन्होंने जब मैंने अपना अधिकार बताया कि इस तरह का समस्या है, ये आप नहीं करते हैं तो मैं आगे जाऊंगी, तो इस तरह करके मैंने अपने काम करवाया है। अपने क्षेत्र में बहुत गरीब लोगों का कुछ आवास को लेकर के होता है, ये भी सुनने में आया कि कुछ उन लोगों का जो आवास आता है, प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास जिस भी नाम से भी चल रहा है योजना, उस योजना के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है जो भी उसको पास करवाने होते हैं, तो ये इसकी सच्चाई कहाँ तक है? आपके संज्ञान में ऐसी बातें आई हैं? और दूसरी सवाल उसी में ये है कि आपने कितने लोगों का आवास का जो है प्रॉब्लम जिसको लाभुक को मिलना चाहिए, कितनों लोगों को आपने लाभ दिलवाया है अपने कोशिश प्रयास से? जी देखिए 2011 में सर्वे हुई थी, जिसमें 2016 में बना, तो जो भी सूची के अनुसार जितने भी लाभुक का नाम आया प्रधानमंत्री आवास में, वो सभी लाभुक को मैंने प्रधानमंत्री आवास दिया एकदम निःशुल्क, कहीं 1 रुपया लगना नहीं है, कहीं 1 रुपया नहीं। मैंने साफ शब्द में अपने जो भी लाभुक सूची के अनुसार सभी को बैठा करके, सभी को पंचायत भवन में बुला करके और सभी के साथ एक समन्वय बैठक करके कि कहीं लगना नहीं है, आप सारा पेपर मैंने खुद लिया और खुद मैं जा कर के ब्लॉक में जमा की हूँ, इसलिए कहीं कोई पैसा नहीं। अब मेरे पीछे से कहीं कोई ये है, लेकिन मेरे संज्ञान में ये सब बातें नहीं आई। अच्छे से प्रधानमंत्री आवास का क्रियान्वयन हुआ, और जो नया सूची अब 16-17 में हुआ हमारे द्वारा ग्राम सभा के द्वारा चढ़ाया गया, वो भी अभी कुछ है, जो 100 कुछ है हमारे प्रधानमंत्री आवास सूची में लाभुकों के नाम है, जो अभी फ़िलहाल ये इस मंथ में लास्ट होते होते मैंने बात किया ब्लॉक में, तो वो पैसा आएगा और सभी का बनेगा। और बहुत ऐसी समस्याएं आई हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, जो लाभुक को मान लीजिए कुछ नाम में सूची में कुछ फॉल्ट हो गया है, तो यहाँ ब्लॉक में थोड़ा आनाकानी करने में इस तरह की समस्याएं, तो मैं डायरेक्ट उपायुक्त महोदय पास जा कर के ये समस्याओं का निष्पादन किए हैं। मेरा ये अंतिम सवाल होगा, और ये अंतिम सवाल बहुत ये है, आपने 5 साल प्लस 1 साल एक्सटेंशन जो आपको मिला है, तो ऐसा कुछ रह गया जनप्रतिनिधि के रूप में कि आप ये काम करना चाहती थी, आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, बट अभी नहीं कर पाए? अगला चुनाव में अगर मुझे आपको मौका मिलता है फिर से, क्योंकि चुनाव फिर से आने वाले हैं, तो वो कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप अभी तक नहीं कर पाए और उसे पूरा करना चाहते हैं? मेरा एक शुरू से मैंने जब जनप्रतिनिधि के रूप में जब शपथ ली, मैंने जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने शपथ ली, तो मुझे ऐसा लगा, सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत, एक महिला होने के नाते मैं अपने पंचायत की सारी महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ कि जो आपका अधिकार है उसके बारे में आप जानें। बहुत ऐसी महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, और बहुत ऐसे पुरुष तो लगभग ठीक है, लेकिन महिलाएं हैं कि जो अपने अधिकार को नहीं जान पाती हैं, और अधिकार को नहीं जान पाने को लेकर के वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती हैं, अपने घर में भी और बाहर में भी। तो मैं सबसे मैंने ये शपथ लेने के दौरान मैंने जब काम स्टार्ट किया अपने पंचायत में, तो मुझे यही रहा कि मैं अपने
पंचायत के सभी महिलाओं को जागरूक कर सकूं और जो सुख सुविधाएं जो जेन्युइन जो सरकार की योजनाएं आती हैं जो गरीब को मिलनी चाहिए, घर घर जा कर के जिनको जो आवश्यकता है उसे मैं पूरा कर सकूं, उसे मैं दे सकूं, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है। और कहीं तक वो बहुत हद तक पूरा हुआ है और कहीं कहीं बाकी है, क्योंकि सबको सब चीज़ देना संभव है, 5 साल में सब चीज़ तो नहीं हो पाया। जो कुछ छूटा हुआ है, जो अभी जो करना बाकी है, मैं चाहूँगी कि अगर जनता फिर से अगर हमारे मुझे एक नेतृत्व करने का, या कहने का मतलब ये हो गया आपका कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में था सारे महिलाओं को जागरूक करना उसके अधिकार को लेकर के। जी। तो 5 साल में आपको मौका नहीं मिला जी। तो अगला जो टर्म मिलेगा तो उसमें आप चाहेंगे कि आपकी पंचायत के सारे महिला को सशक्त करके उनके अधिकार को हम दिला सकें, यही कहना था आपका, ये ड्रीम प्रोजेक्ट। जी जी। जो ये अंतिम सवाल है, इसी कड़ी का अंतिम सवाल है कि अगला जो चुनाव है इसमें चुनाव में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और आपको वोट जनता क्यों दे? आपको 5 साल मौका दिया प्लस 1 साल आपको सरकार एक्सटेंशन दिया, तो आपको अगला बार वोट जनता क्यों करे? करचोली पंचायत की जनता आपको क्यों वोट करे? और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि मुझे आप इसलिए वोट कीजिए? मैं इस पे तो विशेष टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं अब फिर से चुनाव में मैं जनता के बीच यही कहूँगी कि अगर मैं आपके तो 15 में मैंने जब चुनाव जीत के आई और मैंने जब कार्यभार अपने पंचायत का संभाला और 6 साल लगातार मैंने संभाला, आप लोगों के बीच रही, आप लोगों के साथ रही बहू बेटी के रूप में, तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि हमारी जनता बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग जागरूक हैं हमारे पंचायत की जनता, और उनका जो भी डिसीजन होगा सर्वमान्य होगा। मैं अगर वो मुझ में अगर क्वालिटी है, वो देखे हैं कि काम करने की क्षमता है और जो भी उनका सहयोग के अनुसार, जो भी सरकार का गाइडलाइन के अनुसार जो भी काम किया है मैंने धरातल पर, तो ये जनता का डिसीजन है। जनता जो भी करेगी सर्वमान्य रहेगा, मुझे जनता से कोई शिकायत नहीं है। आपने 6 साल के कार्य में कभी पक्षपात आपको लगा कि कभी आपने पक्षपात किया उस गाँव के प्रति या उस लोगों के प्रति? ये आपका ये मेरा पर्सनल सवाल है। जी नहीं, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है। मैं ये शुरू से मानती हूँ कि जात पात किसी तरह का कोई ये नहीं होता। मतलब जो लाभुक या जो जनता की आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरा करना चाहती हूँ और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि उनको पूरा करूँ। इसमें मेरा कोई पक्षपात नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो मुझे वोट दें अन्यथा ना दें। मैं जब इस कुर्सी पे रहूँगी तो मैं सारे जनता के लिए मैं मुखिया हूँ, और जो मैं अपने जो वोट दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे, मैं सबके लिए एक समान सोचूंगी, यही मेरा सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ककरचोली पंचायत की मुखिया अर्चना देवी जी। अब ककरचोली पंचायत की जनता को ये डिसीजन लेना है कि इन्होंने तो जो कुछ भी बताया अब धरातल पे देख सकते हैं। इन्होंने अपना सही कर्म सही दिल से बिना पक्षपात किए हुए सारा काम 6 साल लगभग उन्होंने पूरा किया है। अगर इनकी कोई भी बात अगर इनमें सच्चाई है या कुछ भी गड़बड़ी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अर्चना जी को ये सारे मैसेज बता सकता हूँ कि आपने ये सही बताया, ये गलत बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ककरचोली पंचायत के हर अपडेट को देता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूँगी कि मेरी जो भी बातें हैं हमारी जनता तक पहुँचे, और जो भी त्रुटि रही, जो भी है, उसके लिए मैं जो भी अगर कुछ गलत बातें होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी जनता से। और मैं चाहूँगी नहीं उतरी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके, ताकि मैं भी कहीं ना कहीं बहुत सीख ही रही हूँ और भी कुछ चाहती हूँ कि हमारी जनता हमें सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।